में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन रासायनिक बलगतिकी के 5वें लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारे 4 तक लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और आज अपन फिर एक बार नई जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे अणु संकेता। तो आज का हमारा टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो अणु संकेता को नहीं समझ पा रहे हैं और इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जो अणु संकेता का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अणु संकेता मॉलिक्यूलिटी। तो देखिए अणु संकेता के बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में जो बेसिकली अणु संकेता का मतलब क्या है, इससे अपन क्या समझते हैं और इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अब बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु या अपन बात करें आयनों की संख्या ही अणु संकेता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। लेकिन देखिए डेफिनेशन रखने से कोई काम होता नहीं है। यहां पे देखिए अपन ने क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया है और यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया सरल अभिक्रिया भी हो सकती है या अपन ने बात करें कि जटिल अभिक्रिया भी हो सकती है। तो यहां पे अपन आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि सरल और जटिल अभिक्रिया में अणु संकेता कैसे निकालते हैं या इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन देखेंगे। तो अपन यहां पे बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाशील स्पीशीज की संख्या ही अणु संकेता कहलाती है। अणु संकेता कहलाती है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो यहां पे आप देखिए कि अपन जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसे अणु या आयन होते हैं जो अक्रियाशील होते हैं जबकि बहुत सारे क्रियाशील होते हैं। तो अपन क्रियाशील स्पीशीज की संख्या अपन देखेंगे। अब देखिए हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर जो अणु संकेता की वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती है, यानी कि अणु संकेता के क्या क्या मान संभव है। और पीछे वाले लेक्चर्स में अपन देखा था कि कोटि का अध्ययन किया था, वहां पे अपन ने बोला था कि कोटि का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। लेकिन अपन यहां पर बोलेंगे कि जो कोटि अणु संकेता की मान है ये केवल और केवल पूर्णांक में होते हैं। मान पूर्णांक में संभव है। पूर्णांक बोले तो 1, 2, 3 हो सकते हैं और इसके शून्य मान संभव नहीं है। शून्य संभव नहीं है। ये मान तो क्या है, ये तो संभव होते हैं लेकिन यहाँ पे इसका शून्य मान संभव नहीं है, यानी कि इसका नेगेटिव मान भी संभव नहीं है और यहाँ पे इसका भिन्नात्मक मान भी संभव नहीं है। याद रखिए ये आगे चल के अपन कोटि और अणु संकेता में अंतर को डिस्कशन करेंगे, तब वापस इसको एक बार रिपीट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो अणु संकेता है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि सैद्धांतिक मान है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं कि अणु संकेता सैद्धांतिक मान होते हैं
ये आप हमने यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई, आप इसको याद रखिए। अब देखिए कई बार ये पूछ लेता एग्जामिनर, क्या अणु संकेता के 3 से अधिक मान भी संभव है क्या? तो अपन बोलेंगे कि बहुत हद तक ये संभव नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि 3 से अधिक अभिकारक काम में लेते हैं तो उनकी प्रभावी टक्करों की संभावना कम हो जाती है। अतः अणु संकेता अधिकतम कितनी होगी? 3 ही होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो नोट में ये पॉइंट अपन लिख देते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संकेता अधिकतम 3 पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे अणुसंकेत अधिकतम 3 ही हो सकती है। यदि 3 से ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें जो प्रभावी टक्करें हैं वो नहीं हो पाती हैं। अब देखिए यदि हमारे पास अणुसंकेता का मान 1 है तो अपन इसको बोलते हैं एकाणुक या एकाणुक अभिक्रिया। यदि 2 है तो इसको बोलते हैं द्विअणुक, और यदि 3 है तो इसको बोलते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। अपन यहाँ पर नाम देते हैं। तो देखिए अपन थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। यदि मेरे पास ये दे रखा है H2 प्लस I2, ये एक सरल अभिक्रिया है और मिलके बनाते हैं 2HI। तो यहाँ पे आप देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है और ये अभिकारकों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2 भी 1 है और I2 भी 1 है, यानी कि इनके जो मोल हैं, इनके जो रस समीकरण मित्ति गुणांक है वो ही क्या कहलाते हैं? इसकी अणु संकेता कहलाते हैं। तो इसको अपन बोल देंगे द्विअणु की अभिक्रिया। तो इस तरह अपन आसानी से बता सकते हैं। और आप देखिए अपन यदि और बात कर लेते हैं, यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। तो ये भी द्विअणु का अभिक्रिया है। आप यहाँ पे देखिए कि ये भी क्रियाशील स्पीशीज, ये भी क्रियाशील स्पीशीज है, तो ये भी द्विअणु की, यानी कि जो इसकी अणु संख्या वो कितनी है? 2 है। तो ये भी द्विअणु के अभिक्रिया का उदाहरण हमारे पास हो गए। अब देखिए हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो अणु संकेता है ये अभिक्रियाओं में किस प्रकार निकाली जाती है या कैसे डिसाइड किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पे बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया सरल प्रकार की भी होती है और जटिल प्रकार की भी होती है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले अपन बात करेंगे सरल अभिक्रियाओं की, और सरल अभिक्रिया क्या होती है अपन आपको बता देते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती हैं सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या इसको प्राथमिक अभिक्रियाओं भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम हम आपको बता देते हैं, इसको बोला जाता है कि प्राथमिक अभिक्रियाएं। अब प्राथमिक अभिक्रियाएं कौन सी है? हम आपको एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपन विघटन करवाते हैं तो जल का निर्माण होता है और साथ ही ऑक्सीजन बनती है। ये सरल अभिक्रिया है। और आप देखिए कि H2 प्लस I2 और यहाँ पे 2HI का निर्माण करते हैं, यह भी सरल अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में आप देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये सरल अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे इसकी आपको अणुसंख्यता पूछे तो इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि इसके मोल कितने हैं? 1 है। तो अपन बोल देंगे कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है? 1 इसकी अणुसंख्यता है।
इसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए एक तो H2 है और एक I2 है, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर अपन लिख देंगे इसकी अनुसंख्यता यहाँ पर 2 हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए 2 तो इसके मोल हैं और यहाँ पे एक इसका है, तो यहाँ पे इसकी अनुसंख्यता कितनी हो गई, 3 हो गई है। तो अपन यहाँ पर आसानी से सरल अभिक्रियाओं में इसकी अनुसंख्यता डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि ये एक अणु का अभिक्रिया है, ये द्वितीय अणु का है और ये त्रि अणु का अभिक्रिया है। तो हमें यहां से एक पॉइंट ये पता लगा है कि जो यहाँ पे सरल अभिक्रियाओं में अपन अभिकारकों के मोल देख के ही अपन इसकी अनुसंख्यता डिसाइड कर लेते हैं, या इसकी जो कोटि है वो ही क्या है, इसकी अनुसंख्यता के बराबर होती है। आप देखिए अपन ने कोटि के बारे में क्या बोला था, तो पहली वाली अभिक्रियाओं के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके लिए कोटि अपन कैसे निकाल रहे थे कि वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं की घातांकों को ही अपन कोटि मानते हैं। ये देखिए वेग नियम इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो अभिकारक है H2O2 इसकी सांद्रता कितनी, 1 है, तो यहाँ पे इसकी भी जो अनुसंख्यता कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ही हो गई है। इसके लिए अपने वेग नियम लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि वेग इक्वल टू यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये H2 और इसके मोल कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे अपन आगे बात करें कि I2 और इसके भी मोल कितने हैं, 1, यानी कि इसकी जो घातांक कितनी होगी, 1 + 1, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, यानी कि इसकी अनुसंख्यता कितनी है, 2 है। और ये सही इसके लिए अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूं इसको, तो हमारे पास की वेग इक्वल टू के, ये के अपन जानते हैं वेग स्थिरांक होता है, और यहाँ पे आप देखिए कि NO की सांद्रता और इसकी घातांक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और इसके बाद में ऑक्सीजन इसकी घातांक में मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांक को अपन क्या बोल रहे थे, कोटि बोल रहे थे, और इस कोटि के बराबर ही हमारी क्या आ रही है, अनुसंख्यता आ रही है। तो अपन ये बोल देंगे कि सरल अभिक्रियाओं में अनुसंख्यता तथा इसकी कोटि का मान इस बराबर होता है। तो यहां पे अपन लिख देंगे कि नोट में कि सरल अभिक्रियाओं में कोटि का मान अनुसंख्यता के बराबर होता है, के बराबर ही होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे इसकी कोटि जितनी होती है उतना ही अनुसंख्यता होती है, यानी कि उतनी इसकी अनुसंख्यता पाई जाती है। ये पॉइंट हमने यहां से देखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोटि अपन बता रहे थे, देखिए इसकी कोटि कितनी है, 1 है, और इसकी अनुसंख्या भी कितनी है, 1 है, तो अपन ने 1 लिख दिया है। यहाँ पे आप देखिए इसकी कोटि 1 1 2 हो गई है, और यहाँ पे इसका जो अनुसंख्यता भी अपन ने 2 लिखी है। यहाँ पे आप देखिए इसकी कोटि 2 और 1 3 है, और इसकी अनुसंख्यता भी अपन ने यहाँ पर 3 लिख दी है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ से आपके सामने निकल के आया है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि सरल अभिक्रियाओं में तो अपन ने यहाँ पे आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसकी अनुसंख्यता कितनी है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं में थोड़ी सी समस्या होती है, और वहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए अब यहां पर बात करते हैं जटिल अभिक्रिया की। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए अपन 2 नंबर पे डिस्कशन करते हैं जटिल अभिक्रियाओं के बारे में। तो यहां पे लिख देंगे कि जटिल अभिक्रियाएं और जटिल अभिक्रियाओं का दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है द्वितीय
द्वितीयक अभिक्रिया। अब देखिए जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो अपन बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, यानी कि उस अभिक्रिया के एक से अधिक पदों में कुछ पद ऐसे होते हैं जो मंद पद होते हैं और कुछ पद ऐसे होते हैं जो तीव्र पद होते हैं, यानी कि तेज पद होते हैं। तो इसमें अपने आसानी से देखकर इसकी तरह नहीं बता सकते कि इसमें यहाँ पे इसकी अणुसंख्यता कितनी है। तो देखिए अपने एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4HBr की अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जल प्लस Br2, और Br2 यहाँ पे 4 है तो अपन ने यहाँ पे 2 लगा दिया है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं, 4 है तो अपन यहाँ पे 2 लगा दिया है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी अणुसंख्यता कितनी है, तो आप बताएंगे कि 4 1 5। तो यहाँ पे बच्चे जल्दी से बता देते हैं कि अणुसंख्यता 5 बताते हैं, लेकिन देखिए ये अणुसंख्यता गलत हो जाती है, क्योंकि जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो अपन इसमें सीधा बता ही नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें अपन बात करेंगे कि जो वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, जो मंद पद होता है उसको वेग निर्धारक पद माना जाता है। तो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं का घातांक ही यहां पर अणुसंख्यता कहलाता है। तो अपन इसको देखते हैं। देखिए ये हमारी जटिल अभिक्रिया है, इसमें अपन बात करें हैं कि जो HBr है और HBr की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहां पर बनता है HOOBr, और ये हमारा पद हो जाएगा मंद पद, मंद पद। और आगे आप देखिए HOOBr प्लस HBr, तो यह बन जाएगा 2HOBr, ये होता है तीव्र पद। और आगे आप देखिए कि जो HOBr वापस से HBr के साथ रिएक्ट करके जल और Br2 बनाता है, तो ये भी तीव्र पद होता है। तो याद रखिए कि यदि जटिल अभिक्रिया है तो इसमें मंद पद वेग निर्धारक पद होता है। तो यहां पे इसके लिए अपने वेग नियम लगाते हैं। तो देखिए वेग नियम कैसे लगाएंगे कि वेग इक्वल टू यहां पे k, और ये हो जाएगा HBr की सांद्रता, और इसकी घातांक कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता और इसकी घातांक कितनी है, 1 है। तो अपन अब आसानी से बता सकते हैं कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है। तो आप देखिए 1 और 1 2, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि इस अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान 2 संभव हो जाएगा। अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि देखिए यहां पर अपन बात करेंगे कि जटिल अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता वेग नियम में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के बराबर होती है। तो नोट में ये पॉइंट अपन लिख देते हैं कि जटिल अभिक्रियाओं में
अणु संख्यता वेग नियम में अणु संख्यता वेग निर्धारक के पद में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है। यहां पे देखिए अपने क्या बोला है कि वेग निर्धारक पद कौन सा है, मंद पद हो जाएगा। और यहाँ पे जो अभिकारक हैं ये अपन ने बोला था कि ये अभिकारक है, और यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, एक, और यहाँ पे भी एक है, तो इसकी अणुसंख्या कितनी होगी, 2 हो गई है। आपको कुल मिला के ये बोलना है कि मंद पद वेग निर्धारक पद होता है, और इसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या ही अणु संख्यता कहलाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी है, एक तो ये हो गई और एक यहाँ पे ये हो गई है, तो यहाँ पे एक एक 2, तो इसकी अणु संख्यता 2 हो गई है। तो ये अपन ने आज के लेक्चर में अणु संख्यता का कॉन्सेप्ट सीखा है, और मिलेंगे अगले कक्षा में नए जोश तथा जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।